इसके अलावा बहुत से और मामलात हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पे आप डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहेंगे। आपको लिए चलते हैं सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत का आगाज़ जो है वो हम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर यूसुफ साहब, बड़े अहम मौजूआत हैं जिन पर आप बात करना चाहते हैं, और कौम जी, को अवेयरनेस देना ये आपका और मेरा, हम सब का फरीज़ा है। जी, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की सेंसरशिप इम्पोज्ड है, जी, उस पाकिस्तान के अंदर लोगों को किसी किस्म की मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ मालूमात की सोर्स ये आपका प्रोग्राम है, और जी। उसके अलावा दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं है जो हक की बात इस अंदाज से करता हो जिस अंदाज से आप और हम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। इस मामले में आप और अहले पाकिस्तान ये सब बहुत मुबारक हैं कि वो खालिस खालिस कुरान करीम की रोशनी में जी, पाकिस्तान के मसाइल का हल सुनते हैं, जी, कि वो जान सकें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इस डेमोक्रेसी को ख़त्म किया था और उसके बाद सुल्तानी निज़ाम कायम किया था। ये जो पाकिस्तान के अंदर आपको ये गंद नज़र आ रहा है, सारा का सारा ये जी, इसी जमहूरियत की पैदावार है। जी, आपने, मैं इब्तदान जिक्र करूंगा, आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो चपकलश चल रही है, ये तो सब जानते हैं। यानी एक सदर साहब है पाकिस्तान का, जी, और आरिफ अलवी साहब नाम है उसका, जी, और उसकी भी हालत, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जो उसकी हालत है। जी, यानी जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक मिसाल दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जब उनसे कहा गया था कि आप एक दूसरे के साथ अफहाम व तफहीम के जरिए से कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं करते। हुँ, किसी रिपोर्टर ने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि मैं किसके साथ बात करूं, मैंने उतनी धोतियां नहीं तब्दील की पिछले 2 साल में जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील हुई हैं। राइट, ये धोतियों की जो मिसाल है, इससे मुझे एक नज़म याद आ रही है। जी, अनवर मसूद, पाकिस्तान के बहुत नामवर पंजाबी के शायर, जी, आपको और हमारी इस जनरेशन को याद नहीं कि जब अनवर मसूद साहब ने शोहरत पाई अ, जी। पंजाबी ही के प्रोग्राम में, और मुझे ये शर्फ हासिल है, एक प्रोग्राम होता था दिलदार परवेज भट्टी साहब का, देखा साहब का जी, टाकरा जी, नाम था उसका। तो जी, जी, अनवर मसूद साहब उसमें गेस्ट थे, और उस टाकरे में मुख्तलिफ टीमों की इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज के सवाल और उनके मुकाबले होते थे टाकरे में। तो जी, जी, उस टाकरे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जो थे अनवर मसूद साहब थे, एक जी, एक मौके पे। और उस प्रोग्राम में मुकाबला हुआ फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का, किंग एडवर्ड के स्टूडेंट्स का। तीन तीन किंग एडवर्ड के स्टूडेंट्स थे, तीन फातिमा जिन्ना के स्टूडेंट्स थे, और किंग एडवर्ड के जो तीन स्टूडेंट्स थे उनमें से एक मैं था। जी, तो अनवर मसूद साहब ने एक नज़म कही, जैसे लंगोटी की बात हुई है, जी, कि उन्होंने कहा कि जी मैंने उतनी धोतियां नहीं बदली जितनी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर ये हर्फ ब हर्फ सादिक आता है। उन्होंने एक नज़म कही थी कि बस के अंदर एक आदमी बनैन बेच रहा है। हुँ, वो बड़ी मशहूर नज़म है, हमारी मौजूदा जनरेशन नहीं जानती। वो इतनी, यानी एक जनरेशन तो ऐसी थी कि जो सिर्फ इस नज़म को ही ज़ुबानी जानते थे और सुनाते थे। हुँ, लेकिन कल मैं अपने पाकिस्तान में जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सद्दाम हुसैन, उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा तुम कभी यह नज़म सुनी है? वो नज़म है जी, कि एक आदमी, पंजाबी च नज़म है, जी, कि एक आदमी बस के अंदर बनैने बेच रहा है, तो वो कहता है बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए तो लहंदी नहीं, लहंदी नहीं, हुँ, लै जाए तो दूजी वारी पाण जोगी रहंदी नहीं। लहंदी नहीं, जी, यानी लै जाए तो दूजी वारी पाण जोगी रहंदी नहीं, बनैन मैं दियांगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै रह जाए तो जाएगी दूजी वारी पाण जोगी रह जाए। और लहंदी नहीं, वाह जी वाह! क्या बात है, यानी क्या पाकिस्तान दे वजीर आजम के उत्ते हरफो हरफ सादक आंदा है,
जी ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ जी ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, जी ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। रहती नहीं, बिल्कुल सही बात। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਮ 'ਚ जी ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਚਾਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਵੋ, हाँ हाँ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗੀਆ ਬਣਾ ਲਵੋ। फिर भावे बच्चियां दा जा गया बना, वाह जी वाह, क्या ਯਾਨੀ बात है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਚਾਹੋ ਹੰਡਾ ਲਵੋ ਤੇ जी ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗੀਆ ਬਣਾ ਲਓ। हाँ जी या जिस गलत डगर पर पाकिस्तान को 1947 से, बल्कि उससे भी पीछे कि हमें पाकिस्तान, ये आज मेरे दिल में शदीद दर्द है कि हमारा ही साथी मुल्क, हमसाया मुल्क, वो मुल्क जिसको अलूम से, साइंसेस के साथ कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं था, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जी जी जहालत के अंदर डूबा हुआ मुल्क हिंदुस्तान, जिसके बारे में बाबर बादशाह ने लिखा था जब वो आया है, वो अपनी तज़्क में लिखता है कि यहाँ के लोग इंतहाई जाहिल और बदज़ौक़ हैं, दरियाओं के किनारे घर तामीर करते हैं और सितम देखो अपने घरों की पुश्त दरियाओं की तरफ रखते हैं। यानी अच्छा। वो एक तो होता है ना जी रिवर पॉइंट व्यू होता है कि आदमी सामने से दरिया को देखता है, नहीं वैसे बड़ी अजीब गल थी अभी कि वो बैक जेडी यानी बाबर बादशाह ने जब हिंदुस्तान आया, सुल्तान बाबर बादशाह, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, राइट, वो इतना पढ़ा लिखा, इतना कमाल आदमी था कि उसने हिंदुस्तान के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग कमाल दर्जा बदर्जा उत्तम जाहिल हैं और बदजौक हैं। यानी उन्हें कोई हुस्न का, कोई खूबसूरती का जौक ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, हिंदुस्तानी मुआशरा बाबर के आने से पहले जब हिंदुस्तान का उरूज का ज़माना था, मैं जिक्र कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने की, मैं जिक्र कर रहा हूँ विक्रमादित्य के ज़माने की, मैं जिक्र कर रहा हूँ अशोका द ग्रेट, यही हमारा हिंदुस्तान, यही सरजमीन, ये अलूम और फ़नून की चोटी पे थी। ये जिन चीज़ों को आज हम अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं, 1 2 3 कैसे लिखना है एंगल्स के साथ, ये सारे अरबिक न्यूमरल्स के नाम से तो मशहूर हैं। एक्चुअली दे आर क्रिएशंस ऑफ इंडिया। इंडिया साइंसेस में इस दर्जा फिर उस बुलंदी के बाद, जैसे वो कुरान में जिक्र है कि उसके बाद तुम्हें जिंदगी मिली, उसके बाद तुम्हें मौत मिली। कुरान लफ्ज इस्तेमाल करता है मौत गुलामी के लिए, और नबी अकरम फरमाते हैं तुम्हें इसके बाद दोबारा भी जिंदगी मिलेगी और मैं तुम्हें ये दोबारा जिंदगी दे रहा हूं। ये दोबारा जिंदगी कौम को देना, आज़ादी, लिबर्टी, हिंदुस्तान ने दोबारा जिंदगी पाई सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल को अपनाकर। ना तो इनके ऊपर इन्होंने किसी नबी की बात सुनी, ना किसी, जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन सेंस है इंसानों का कि यार विच इज द बेस्ट सिस्टम टू वर्क, तो उन्होंने अल फुरकान, जिसे कुरान ने कहा है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, अल फुरकान का प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल की बेसिस पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत ने, वो जो जिन्हें उम्मीयीन कहते हैं, जिन्हें बदकिस्मती से जिनका नाम इन्होंने बनी उमैया रख दिया गाली देने के लिए, जो हिस्टोरियंस थे, जो ग्लोरियस पीरियड था उस जमाने का 300-400 साल का, जिसमें इब्न रुश्द है और मुसलमान जो हैं साइंस की बुलंदियों पर हैं, दैट वाज द पीरियड ऑफ सेकुलरिज्म। मजहब का, पूजा पाठ का, आपके जो प्राइवेट रिलेशनशिप्स हैं सूफियों के होते हैं, मुंह से आवाज़ें निकाल के उनको अल्लाह की, भगवान की आवाज़ आ रही होती है, वो खुश करते हैं। यही सूफीज़म यही होता है कि आप ऐसे ऐसे बैठ के 3 दिन की रोटी नहीं खादी दी थे, बस रब नू खुश कर रहे हैं। तो ये इन सारी जहालतों से निकाल कर इस्लाम ने इंसानियत को एक रास्ता दिया। और आज भी अगर आप इब्न रुश्द का नाम, जिसकी सारी किताबें मुसलमानों ने जला दी,
ये बाद के दौर के मुसलमानों ने। अब सारी किताबें, उसका नाम अगर मिलता है तो यूरोपियंस एक्नॉलेज करते हैं कि वी ओ दिस टू एवरोज। इब्ने रुश्द का नाम एवरोज लिखा है। वी ओ दिस टू एवरोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग सेकुलरिज्म टू यूरोप। ये आप सेकुलरिज्म के सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट ये है कि अफराद मुआशरा अपनी और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बेहतरीन चीज सोचते हैं कि व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर आवर कमिंग जनरेशन्स। और वो फिर सोचते हैं मजहब वाले दिल से नहीं, बल्कि उस अल आखिरा यानी फ्यूचर को पेश नजर रखते हुए कि हमने अपने इन बच्चों को, इन नौजवानों को तालीम क्या देनी। तो हिंदुस्तान जिस वक्त अपने बच्चों को साइंस पढ़ा रहा था और हिंदुस्तान ने इतना अजीम शान स्टेप उठाया कि वो आदमी भीम राव अंबेडकर, एक हिंदू शूदर, उस शूदर को उठाकर, वो शूदर जिसने 1918 या 20 की बात है या 19 और 10 की बात है, हिंदुस्तान की सारी किताबें जो थीं मजहब के साथ रिलेटेड, जो सारी जिनमें डिस्क्रिमिनेशन थी इंसानों के बारे में, वो सारे चैप्टर्स जो थे उन सब को निकाल कर उसने आग लगाई पब्लिकली। झूठ वाहियात तालीमात, उसको आग लगाई गई। और उसके बाद आप देखिए कि एक नई करवट लेती है। वो जो रविंद्रनाथ टैगोर का तराना है, जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता। तो इस गीत के, जो कि मैंने भी गाया है और भी मतलब सब लोग गाते हैं, मैं उस वाहिद पाकिस्तानी जिसने पूरा ये गीत बंगला जुबान में है उसे गाया। उसमें एक मिसरा है, नींद तो भारो तो जागे, नींद से भारत जाग गया है, नींद से भारत जाग गया है। और उसने कहा कि वो जो डरावने ख्वाब थे वो ख्वाब खत्म हुए, डरावने ख्वाबों का दौर खत्म हुआ और भारत जागा। ये 1920 की बात है। रविंद्रनाथ टैगोर रोशनी फैला रहा था, रोशनी की तालीम दी। एक शांति निकेतन नाम की जगह बनाई, मरकज जैसे लाहौर में मैंने अपनी कम मायगी के बावजूद एक जन्नत मंजिल बनाई कि यहाँ ये मरकज बन जाए कि ये यहाँ मुसलमान जान सकें कि हकीकत, असल तालीमात इंसानियत की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं वो क्या हैं, ना कि ये जहालती मजहब जो इन्होंने ईजाद कर रखा है। सो रविंद्रनाथ टैगोर की ये कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद आप देखिए कि कौम सुनती है रविंद्रनाथ टैगोर की बात, और सारे सो मच सो कि जवाहरलाल नेहरू इसी रविंद्रनाथ टैगोर की ये नज्म जो गाई जाती है, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और इंडियन लीडरशिप, इस नज्म को इसलिए कि उसके अंदर इतना यूनिवर्सल पैगाम है, इतना यूनिवर्सल। हिंदो बुद्धो सिखो जैनो पारसियो, हिंद सबको कहा ये सब नींद से जागे हैं और एक इंडिया के नीचे जमा हैं। आप देखिए कि वो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी जो यूरोप ने अपनाई, जो इंडिया ने अपनाई, वो इंडिया को कहां ले गई। यानी और वो मुसलमान जो मुजिद थे इस आइडियोलॉजी के, वो उनके सिरों के ऊपर थोपा गया वो जहालती मजहब। और हमें इस्लामियात के नाम पर स्कूलों में जब बच्चे साइंस पढ़ते थे, हमें इस्लामियात के नाम पर जो मोजज़ात पढ़ाए गए कि जी नमाज कैसे फ़र्ज हुई कि हजूर जो थे वो आसमानों पर चले गए थे और वहाँ पर उनकी फरिश्तों से मुलाकात होती है। यानी कैन यू इमेजिन कि 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जो हमारी जिंदगियों के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जिसमें हमारे अंदर एक साइंटिफिक थिंकिंग पैदा होती है बच्चों में, वो सारी की सारी थिंकिंग, वो पीरियड हमारा मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 1967 की मैट्रिक, 69 की एफएससी,
हमारी सारी की सारी जिंदगियां, हमारी जवानियों को घुन लग गया कि इन्होंने तालीमात इस्लामियात और उसके बाद इस्लामियात कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया। हालांकि कंपलसरी सब्जेक्ट अगर बनाना था तो वो लड़के जो पढ़ सकते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इनको अरबी में उलूम कहते हैं। हमने कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया उस किस्से कहानी को। यानी आप सोचिए खबर साहब, ये इंडिया का जो रॉकेट आसमान पे गया और कैसे अचीव किया उन्होंने मून के ऊपर लैंडिंग। इंडिया has become first nation to land spacecraft near moon south pole. ये पहली नेशन बन चुका है इंडिया जो है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतनी अजीम शान अचीवमेंट है। एक हम पाकिस्तानियों को सोचना ये चाहिए, ये डिवीजन की बात नहीं है कि ये उन्होंने किया और ये इंसान इल्म जो है, नॉलेज, ख्वाह अमेरिकन वो अचीव करें, ख्वाह वो पाकिस्तानी करे, ख्वाह हिंदुस्तानी करे, वी नीड टू लर्न द मैसेज ऑफ कुरान और नबी पाक, वलकद कर्रमना बनी आदम। हर बनी आदम बराबर है, यकसा तौर पर वाजिब तकरीम है। और हमें फख्र करना चाहिए कि ये हमारे हिंदुस्तानी कैसे आगे बढ़े हैं एंड आगे, और उनके बच्चों ने साइंस पढ़ी। पाकिस्तान का तो नौजवान बैठा सोच रहा है और कह रहा है कि यार ये कर क्या रहे हैं, किधर गए हैं, क्यों गए हैं। आपको मालूम है कि इस प्रोजेक्ट में या अमेरिका भी अपने जो लॉन्च करता है, क्या वजह है? इसलिए कि मकसद ये होता है कि आपकी जो मोस्ट इंटेलिजेंट मखलूक है आपके मुआशरे की, जिनको साइंसदान कहते हैं, उन साइंटिस्ट को, उनको उनके दिमागों को एंगेज रखने के लिए, जैसे एक आपकी जो फिजिकली मोस्ट फिट बच्चे होते हैं, आप उनके दिलो दिमाग को एंगेज करने के लिए जिम्नेजियम बनाते हो ताकि वो अपनी बॉडी बिल्डिंग करें, जिम्नेजियम्स बनाते हो, जाके अपने डोले बनाते हो, फिजिकल फिटनेस उसमें अपना, और वो एक हॉबी के तौर पे करते हैं। इसी तरह से जो साइंसेस में एडवांस्ड बच्चे हैं उनको एंगेज करने के लिए कि साइंटिफिक डेवलपमेंट को रिकग्निशन मिलती जाए। यही नहीं कि लोग जो हैं एक्टर्स को सराहते जाएं, जो या सियासतदानों को सराहें, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग उनको सराहना। सो इस मकसद के लिए स्पेस प्रोग्राम्स, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं स्पेस के। यानी बाय प्रोडक्ट्स ये हैं कि आपका ये मोबाइल फोन जो आज आपके हाथ में है, आप सोच लीजिए कि 1950s में ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी, और वहां जब मून लैंडिंग की और वहां से फिर जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये वही आईफोन है आपका, यही प्रिंसिपल है, और उसको फिर आम किया। तो ऐसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत ये पैदा हुई कि जब ये स्पेस पे जाएंगे वहाँ से नीचे कैसे बात करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो उस ज़रूरत के ज़रिए पर जो चीज़ें ईजाद हुई, ये पर्पस होता है। हमारे जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि इंडिया करने क्या गया है, कर क्या रहा है वहाँ पर, क्योंकि हमारी तो सोच ये है ना कि जी अगर DHA का कोई प्लाट वहाँ पर नहीं है तो जाने का तो कोई मकसद ही नहीं है, हमें तो कब्जा करना है ना जी। तो हमें तो ये जो सोच है हमारी कौम की, हमारी कौम की, तो क्योंकि एक मजहबी कौम होती है ना, जौन सी मजहबी कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है, जो इंसान नमाज, रोजा, पूजा पाठ इसमें मुब्तला होते हैं, उनकी साइकी इतनी सेल्फिश हो जाती है कि उनके यहाँ बैनुल अक़वामियत का तसव्वुर भी नहीं रहता। यानी उसकी साइकी में आप देखें, जो नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में, उसको इस बात की फिक्र है कि मेरी नमाज परफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, ते मैनू सवाब मिलिया कि नहीं। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे सज्जे जड़ा खलोता था उन्होंने भी सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी द साइकी इज दिस। रिलीजन ये करता है कि लोगों को एक ऐसे
खौल में डाल देता है कि उनके यहाँ कौम और कौमियत का तस्वुर ही नहीं होता। जहालत की बदतरीन, और हमने इसी पाकिस्तान में इब्तदा ही नहीं की, कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे इसी जहालत को पढ़ाया, नफरतें फैलाई। और टेररिज्म कहाँ से आया, मैंने अपने खुतबात में भी ये बात बताई थी कि ये नमाजें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले लोग जब देखते हैं कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर इनको गुस्सा आता है। जैसे एक स्टूडेंट है ना, वो देखता है जी क्लास में फर्स्ट थे, कोई होर आ गया, फर्स्ट तो कोई और, तो उसको गुस्सा होता है। फिर वो कहता है कि यार मैं कैसे इसको ओवर पावर करूं जो मेरे से आगे निकल गया है। तो उस मकसद के लिए वो मजहबी बदमाशी इस्तेमाल करता है कि ये सारे के सारे मुशरिक हैं, ये वाजिबुल कत्ल है, इनको मार देना चाहिए, इनको जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसने गोया शिर्क किया, उसको कत्ल कर दो, मार दो। ये सारी बातें, यानी और तो और पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूशन कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में मैं पढ़ा, और वहां पर जहां बेहतरीन साइंस पढ़ाई जाती थी, बेहतरीन साइंस। सर मैं अपने साइंस के टीचर्स का नाम लूं, इफ्तिखार चौधरी साहब सियालकोट से थे, फिजिक्स के टीचर थे। किस अंदाज से, किस प्रेम के साथ उन्होंने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हमें सिखाए। केमिस्ट्री के टीचर सज्जाद हुसैन बलोच, उसके अलावा और जो हमारे साइंस के टीचर्स थे, बायोलॉजी के टीचर ख़ास तौर पे महफूजुर रहमान साहब मेरे अभी भी हयात हैं। साइंस 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 के अलूम, लेकिन जो ही ये साइंस का चक्कर ख़त्म होता, वालेकुम अस्सलाम, तो जो ही ये साइंस ख़त्म होती, साइंस का दौर ख़त्म होता, अगली क्लास होती इस्लामियात की, और जो कुछ साइंस का मास्टर पढ़ा के गया उस सारी की के ऊपर ये हमारे मोजज़ात जो थे वो पानी फेर देते। और उसके बाद तो आप जब देखते हैं इंडिया की ये प्रोग्रेस, फ़ख्र कीजिए। ये आज का मौजू, एक मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि इस मौजू पे बात करनी बेहद ज़रूरी है। वी आर वेरी प्राउड के इंडिया हैज़ मेड दिस वंडरफुल अचीवमेंट। वही इंडिया जिसके बारे में 100 साल पहले कहा जाता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, याद है आपको? रेस्टोरेंट में, हाँ, इंग्लैंड में उन इंडियंस ने कमाल करके दिखा दिया है। सलाम इंडिया, सलाम इंडिया, सलाम इंडिया। वी आर सो प्राउड ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। अपने डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर लिया है राजा रजाक साहब ने भी, ये भी बड़ी सियासी सूझबूझ के आदमी हैं। बहुत खूब। सर ये राजा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर जी जी आ रही। सर क्वेश्चन ये है कि इमरान खान की सहूलतकारी में ये चीफ जस्टिस बंदयाल ने अपना मुंह काला क्यों कर लिया? जाते जाते इसको क्या जरूरत पड़ी कि अपनी लेगेसी को इतना लो लेवल पे ले गया? चाहिए तो ये था कि आई मीन ही शुड डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री, कि ये कम से कम अपना नाम छोड़ जाता अच्छे तरीके के साथ, लेकिन इसने तो अपना मुंह अच्छे तरीके से काला कर लिया। देखिए लेगेसी तो उनकी थी कौन सी जो उन्होंने जो है वो अच्छी लेगेसी छोड़ के जानी है। ये जो साकिब निसार से ऑनवर्ड जितने भी है, ये तो बगैरतों का एक टोला था। ये तो एक से बढ़ के एक हराम ज्यादा था जो उधर बैठा हुआ था, जिसको जिनको हम चीफ जस्टिस कहते हैं। ये हराम ज्यादा तो अपनी बच्चियां और बेगमें और सासों तक को जो है ना वो न्याजी को जो है वो उसकी जिनसी जो है वो ख्वाहिश पे जो है उनको देते थे। तो ये इनसे तो किसी किस्म की तो, और फिर एक तो ये चीज है, फिर दूसरा जो है आपको पता है कि ट्रकों के हिसाब से तो वो पैसे लेते हैं। जितने जजेस मज़ाहिर अली नकवी और ये जितने हैं, इनके जो ट्रकों के जो किस्से पकड़े गए हैं, एक ट्रक का मतलब है 1 अरब रुपया। तो जब अरबों रुपया जिन्होंने इस तरीके से जो है वो कमाया हो, उनके आगे क्या लेगेसी और क्या कुछ ऐसी कोई चीज होती है। और ये जब सिलसिला पूरा शुरू हुआ था तो मैंने तो उस वक्त ये बात कही थी कि बंदयाल जो है न्याजी को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। और मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये बगैरत आखिरी दिन तक भी जाएगा। और ये इसको थोड़ा सा भी अगर अब भी मौका मिले तो ये जो है वार करने से बिल्कुल जो है ना इसने पीछे नहीं हटना।
ये अभी भी किसी एडवेंचर की जो है ना वो उम्मीद पे हैं कि कुछ ना कुछ जाने से पहले जो है ना वो करके जाएंगे। तो ये तो आइन और कानून को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, पाकिस्तान को दुनिया भर में जो है वो मजाक बनाया हुआ है। अब ये अंदाजा करें ना कि ये को तुक बनता है कि लॉर्ड जुडिशरी का केस है, हाई कोर्ट में उसका केस है, और ये जो है ना खामखा में मामा बना हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ये को तुक बनता है। नहीं, लेकिन वो जो हाई कोर्ट ने कानून तो सिखा दिया ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, बदिरान साहब को। नहीं, देखिए कानून सिखाना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब देगा कौन सर, इनको सजा कौन देगा सर, यही तो बात है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो डॉक्टर साहब इस पे बेहतर मैं कौन को मिल रहा है कि 129 नंबर के हैं। अगर कोई इस तरह के एडवेंचर करने वाला दुनिया में किसी और मुल्क में होता तो क्या वो एक दिन भी सरवाइव कर पाता अपने होते पे? जनाब आली, जो मैं सुल्तानी निज़ाम की बात करता हूँ, सुल्तानी निज़ाम में और डेमोक्रेसी में यही फ़र्क होता है कि वन पर्सन टेक्स द डिसीजन इन द नेम ऑफ गॉड। अगर अकबर आजम का ज़माना होता तो ये जो आपका जो जज है इसकी खाल उतरवा दी होती उसने। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का बंदिया, इसकी खाल उतरवा दी होती। जिस दीदा दलेरी के साथ झूठ बोले हैं इन्होंने, जिस दीदा दलेरी के साथ यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में कि अमेरिका का सफीर डोनाल्ड ब्लूम, कैन यू इमेजिन, आपके मेरे टैक्स पेयर्स, हमारे पैसों के ऊपर जिसकी नौकरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। डोनाल्ड ब्लूम साहब, उनकी मुलाकात हुई है सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये खबर आपने देखी, और और उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं, डॉन ने ये सुर्खी लगाई कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को नुमाइंदा हुकूमत लानी चाहिए और इलेक्शन करवाने चाहिए। So I will speak in English now. I want to ask this to Mr. Donald Bloom. Where were you when there was democratically elected governments in Pakistan and you destroyed those? जमहूरियत के जितने भी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी एक गवर्नमेंट को इन्होंने पूरी टर्म तक चलने नहीं दिया, 5 years टर्म तक। तो जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अब्दालियन हैं, मैं भी अब्दालियन हूं, मेरे ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, मेरे से काफ़ी जूनियर हैं। व्हाट आई वांट टू से इज, जो मैं कहना चाहता हूं कि जब वो आया था बात करने डोनाल्ड ब्लूम, तो पहली चीज़, अगर मैं सिकंदर सुल्तान राजा की जगह होता तो मैं कहता, सर आई वांट टू टॉक ऑन रिकॉर्ड. I want to put cameras over here so that the people of Pakistan can listen what you are commanding us to do. मैं अपने कैमरे लगवाता और कहता, जी यहां पर लाइव गुफ्तगू होगी, मैं बंद कमरे में बातें नहीं करूंगा आपसे। I will talk live so that the people of Pakistan know कि पाकिस्तान की असल कहानी क्या है। इसलिए कि हमें जिस शर्मिंदगी का सामना, देखें जी, हमारे मुल्क में यही मजहब, तालिबानी मजहब, इसी को आम किया अमेरिकन्स ने, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इस मजहब के जरिए से वो फनेटिक्स पैदा होते हैं जो अक्ल से नहीं सोचते, अपना नफा नुकसान नहीं सोचते, जाके बमों से खुद को उड़ा लेते हैं। और अमेरिकन ने तालियां बजाएं कि दीज आर मुजाहिदीन्स, द मुजाहिदीन्स, पाकिस्तान को ये। सो मैं आई वांट टू नो कि तुम्हारे पास व्हाट डू यू हैव टू ऑफर पाकिस्तान, because you are responsible for bringing this disgrace to Pakistan for the past so many years ये डोनाल्ड ब्लूम और इसके बाकी जो आबाओ अजदाद हैं जो पाकिस्तान में एम्बेसडर्स हैं, what are they doing?
यानी पाकिस्तान के अंदर ऐसी मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। फिर इसी तरीके से ये इमरान नियाजी को लेके आए। नियाजी का प्रॉब्लम ये है कि पै जाए तो लेंदी नहीं ले जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं है जी। तो यानी चर्सी का यही प्रॉब्लम होता है। ये मैं एक डॉक्टर हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने जो ब्रेन डैमेज लोग हैं, आपको भी ये टेस्ट देता हूँ, आप उनके साथ हाथ मिलाएं ना कभी, तो वो फिर हाथ छोड़ते नहीं आपको क्या, आप उसको कहते हो यार मेरा हाथ छड़। सो पेशेंट्स भी आते हैं। सुने कि इमरान दी जेल च हालत बड़ी पतली हुई है सर। देखो जी, किसी भी ऐसी हालत के ऊपर, मैं अमेरिका के प्रिजन्स का चीफ रहा हूँ, कैलिफोर्निया के। I do not want to get any kick out of any abuse of any inmate। ठीक है जी। इनमेट्स जो हैं वाजिब तकरीम हैं, वलकद करमना बनी आदम। और हमने अमेरिका के अंदर, मैं प्रिजन्स का यहाँ आई हैव बीन चीफ साइकियाट्रिस्ट, और मैं उस वक्त चीफ बनाया गया था जब कैलिफोर्निया का प्रिजन सिस्टम अंडर फेडरल ऑब्जर्वेशन और लॉ था। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, आज से कोई 23 साल। नहीं सर, ये बात डॉक्टर साहब, बात सुने, आपके काफ कैसे लेंगे कि मुल्क का एक साबका वजीर आजम न्यूयॉर्क में जलसा करता है, पूरी दुनिया के सामने कहता है कि 3 वक्त का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उसकी जेल में एयर कंडीशन जाकर उतार दूंगा। तो हाउ यू कैन बी आई मीन किक ऑफ दिस वन दो सर। अगर सहूलतें उन किसी के लिए नहीं है, जो भी जेल है, ये तो हमने पहली दफा सुना है कि ये बी क्लास, ए क्लास, ये क्या बला, किस बला का नाम है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आपको अमेरिका के अंदर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आती। हमारे प्रिजन्स के लेवल हैं। प्रिजन में एक लेवल 1 प्रिजन है कैलिफोर्निया में। लेवल 1 प्रिजन में ये वो लोग दाखिल होते हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पर किसी ने शराब पी कर बदमाशी की, या किसी ने ट्रैफिक के टिकट्स अदा नहीं किए हुए, या किसी ने अपनी बीवी को मार पीट दिया। तो पहला ऑफेंस है। लेवल 1 प्रिजन जो है वो 4 या 6 महीने की उसकी टर्म होती है। उसके बाहर बाढ़ भी ऐसी होती है कि वो लोग जो हैं उस बाढ़ के यानी अंदर रहते हैं, और इतनी सीरियस किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन जहाँ तक उनकी रिहाइश का ताल्लुक है, वो डॉर्मेटरीज हैं, उनके अंदर रहते हैं, अलहदा कमरे नहीं होते, और डॉर्मेटरीज में रहते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। अगर उनका बिहेवियर ठीक रहे, अगर उनका बिहेवियर किसी वक्त भी ख़राब हो तो वो लेवल 1 से फिर लेवल 2 शिफ्ट हो जाते हैं, और लेवल 3 शिफ्ट हो जाते हैं। लेवल 4 जो है वो हमारा मैक्सिमम सिक्योरिटी लेवल है। लेकिन जहाँ तक गिविंग, जो देने का ताल्लुक है कि व्हाट वी गिव टू आवर पीपल, वो इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तालीम मिलती है सबको, बिस्तर, रिहाइश, खाना बेहतरीन, गेम्स का टाइम। और अगर कोई प्रिजन के अंदर, जैसा कि इमरान खान कर रहा है, प्रिजन के अंदर रहते हुए ला कानूनियत करे, यानी प्रिजन से अपना वीडियो बाहर भेज रहा है, इफ एनीबॉडी डज दैट, सो उसको हम फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन यूनिट होता है हमारे प्रिजन्स में, जिसको एड सेग कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन यूनिट। उस यूनिट के अंदर कैदी को जो रखा जाता है, तो दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए वो सूरज की रोशनी देख सकता है, अदरवाइज वो किसी रोशन चीज को देख ही नहीं सकता। एक तारीख कमरा एड सेग यूनिट के अंदर जो तोड़ते हैं कानून को, और उनको 3 महीने एड सेग मिल जाता है। एड सेग मतलब किसी को भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो। मेरी वाइफ प्रिजन में काम करती थी, रिटायर्ड है, 21-22 साल काम किया है कैलिफोर्निया के प्रिजन में एज अ चीफ साइकियाट्रिस्ट। तो एक इनमेट आया, कैदी आया सामने, बदतमीजी की, कहता है कमीज नहीं पहनी हुई, अपना मतलब बीमार है, मेंटली इल है, जो भी है, डिप्रेशन है, जो भी है। तो वो आकर उसने कहा जी मैं तो कमीज नहीं पहन पानी, यानी शर्ट पहने बगैर डॉक्टर के क्लिनिक में आया। तो मेरी बीवी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उसने एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको 3 महीने एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन यूनिट में भेज दिया, हथकड़ी लगाई उन्होंने, उधर भेज दिया। उसके बाद सारे प्रिजन नु कन हो गए
जिन्हों कहते हैं ना, एवरीबॉडी न्यू कि ये लेडी डॉक्टर जो है इसे तुम ऐसी चीज़ ना समझना है। सो उसने मिनट नहीं लगाया टू इन्फोर्स द लॉ। हाँ, उसके बाद सारे प्रिजन में मुझे याद है कि मैं अक्सर सोचता था कि अकेली चल के इतना प्रिजनर्स वो खेल रहे हैं बाहर, ये अकेली चल के जाती है। यकीन जाने 21 साल नायला जहाँ से गुजर के जाती थी, और वो अच्छा खासा पूरी की पूरी फुटबॉल फील्ड जितना रास्ता है, सारे कैदी मुंह दूसरी तरफ कर लेते थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट। उनको पता है कि कौन जा रहा है। सो बेसिकली यू इन्फोर्स द लॉ। ये जिसे नहीं सर, लेकिन थोड़ा सा राजा साहब से मैं एक आंसर लेना चाहूंगा कि सर 15 दिन आप जेल में रहे, 3 साल की आपको सजा हुई, और सदर पाकिस्तान जो है आपको 14 अगस्त के रोज 6 माह की उसमें आपको रिहाई भी दे देता, माफ कर देता आपकी सजा। सर ये कि तो होता है कि 2-3 साल आपने जेल में काटी होगा, आपका बिहेवियर अच्छा हो, यू आर डूइंग वेरी गुड, तो चलो उसमें आके आप उस कैटेगरी में आके महीने की छूट हो सकती है। सर ये क्या पीटीआई का, ये सदर पाकिस्तान का सदर है या पीटीआई का कोई कारकुन है? ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? कीजिए जी आप बात, मैं आपसे हाँ, आप गाड़ी चला रहे हैं और बहुत आ रही है आपकी गाड़ी, आपकी गाड़ी की आवाज भी आ रही है, और आई डोंट थिंक इट्स गुड टू ड्राइव एंड टॉक ऑन द फोन। साइड पे कर लें जरा, साइड पे कर लीजिए। इसलिए मैं अपना मैं माइक इसलिए म्यूट कर देता हूँ जब मैं खामोश होता हूँ ताकि आवाज ना आए। देखिए अलवी साहब जाहिर है वो पीटीआई के सदर थे और उन्होंने हर लम्हा हर जगह पे प्रूव किया है, और वाकई उन्होंने एक तारीख रकम की है कि अगर किसी पार्टी का कोई लायल बंदा हो वो तो कैसा वो होता है। जाहिर है उसने आइन और कानून को तो बिल्कुल पसे पुष्ट डाले रखा, मगर ये है कि वो लड़ा खूब है अपने जी जो के लिए उसके लीडर के लिए वो लड़ा। राजस्थान की आवाज भी कट रही है। एक सदर जो होता है ना खबर साहब, सदर एक बाप की पोजीशन में होता है। आप टोटली नॉन पार्टिसन हो जाते हो वंस यू बिकम द प्रेसिडेंट। सो बेसिकली इस डेंटिस्ट ने, ये दंदान साज ने, इसकी इतनी अक्ल ही नहीं है, इतना शऊर ही नहीं है, आई वुड से। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईमान बिल आखरा, आखरत पर ईमान। आखरत कहते हैं फ्यूचर पर ईमान, कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। वो फ्यूचर आपको इस दुनिया में भी मिलता है और मौत के बाद भी जाता है साथ। तो इन्होंने अपनी आखरत खराब कर ली कि इनको कुदरत ने इस डेंटिस्ट को जो पाकिस्तान का सदर है उसको बेहतरीन मौका दिया टू सेट अप अ लेगेसी। अगर लेगेसी ऑन प्रिंसिपल्स चुनी हुई होती, लेकिन आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं? जो लोग एक ड्रगी को, एक कोकेन के एडिक्ट को वजीर आजम मान सकते हैं, एक रेपिस्ट को, एक घटिया तरीन शख्स को, उसको वजीर आजम मान सकते हैं, देयर इज नो मॉरल लेफ्ट, कोई मॉरल फाइबर नहीं, कोई चीज नहीं। उनके पेश नजर जो एजेंडा है, ये सारी की सारी पीटीआई का एजेंडा, इट इज टोटल डिसोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। ये इनका पेश नजर ये एजेंडा है। जो स्पॉन्सर्स थे इनके, जिन्होंने इनको पैसे दिए, ये फॉरेन फंडिंग्स का मामला कोई मामूली मामला तो नहीं है। इस सारा फॉरेन फंडिंग इमरान खान, मतलब कोई पूछे ना, मैंने तो अपनी पहली तकरीर में, और यहां पर मैं आज आपके प्रोग्राम में खावर साहब मैं एक बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो पीटीआई को छोड़कर, इमरान खान की पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उनका जिक्र लोग कर रहे हैं। आपको मालूम है सबसे पहला शख्स जिसने पीटीआई को छोड़ा वो मैं था। आई वॉज द वन। मुझे पीटीआई वगैरह का कुछ नहीं था। हमारे घर में बुजुर्ग लोग सारे कहते थे यार एक ऑनेस्ट आदमी है इमरान खान, ऑनेस्ट है। और मैंने उनसे पूछा भी कि कभी आपकी ऑनेस्ट के साथ डीलिंग हुई है, कभी मिले हो? कोई नहीं मिला।
मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज, तो मेरा ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान की उसी क्लास से है जिसको मम्मी डैडी क्लास कहते हैं ना, मम्मी डैडी बर्गर क्लास, जो ठाठ बाट को। जो राजा साहब की भी है जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो राजा साहब आपका भी यही क्लास है। तो हम लोगों ने क्यों इमरान खान को नहीं माना? इसलिए कि हमारे अंदर एक शऊर था, वी हैड अ कॉन्शियंस, हमारा एक ज़मीर था, वी हैड अ कॉन्शियंस कि यार हाउ इज दिस मैन गोइंग टू। तो मेरे जितने भी अब्दालियन दोस्त हैं कैडेट कॉलेज नब्दाल के, और उसके अलावा मेरे रिश्तेदार, इन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स और ये सारा कुछ बनाया हुआ हमारा। तो मैंने जब उनको कहा, मैंने कहा यार तुम्हारी कोई अपनी मोरालिटी भी है, कोई अखलाक, कोई चीज़, अपने बच्चों को क्या बताओगे तुम? एक आदमी है। उस वक़्त फिर मुझे नहीं पता था, बाद में पता लगा कि इसने तो शौकत खानम के नाम पर जो इसने अस्पताल बनाया, दैट वाज अ होक्स। ही कलेक्टेड मनी और इसने मिलियंस बनाए अपनी बहनों के लिए, जिनके बारे में उसने कहा जी उसने सिलाई की मशीनें चलाकर पैसे कमाए। तो आंखें तो खोलनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं, जर्नैल, जिन्होंने लाए तो वही थे, इस खबीस को वही लेकर आए थे। बट एट द सेम टाइम एक चीज बड़ी अहम है, वो ये कि जब पाकिस्तान आर्मी के, वो कहते हैं एक चीज किसी को चांस तो देकर देखो, एक कहते हैं पनिशमेंट बाय रिवॉर्ड। एक आदमी ने किताब भी लिखी है, एक साइकोलॉजिस्ट ने एक कमाल किताब लिखी है, पनिशिंग बाय रिवॉर्ड। उसमें इस थ्योरी का जिक्र किया है कि आप जब किसी को रिवॉर्ड दे देते हो और वो फिर उसको रिवॉर्ड हजम नहीं होता, तो फिर ये भी एक पनिशमेंट का तरीका है। ये एक एसेंस है इस बात की, जो उसने नफ्सियात हमारी सारे कल्चर की बताई उस किताब में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो हम स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को, किसी को ए ग्रेड मिल जाता है, किसी को बी, बाद में ये बच्चे चल के बनते क्या हैं? ये पनिशमेंट बाय रिवॉर्ड का, आप उनको सजा दे रहे हो, सारी जिंदगी की सजा दे रहे हो। जिनको आप गोल्ड मेडल दे देते हो, उनको आदत बना देते हो कि जी उसने स्कूल में ए लेना है, उसने टॉप करना है। तो ये सारा का सारा कल्चर जो आप क्रिएट करते हो, दिस इज पनिशमेंट बाय रिवॉर्ड। आप उनको पनिश कर रहे हो इनाम देकर। उसने, ये बड़ी अहम किताब है। और इमरान खान को पनिशमेंट बाय रिवॉर्ड इस प्रिंसिपल के ऊपर पाकिस्तान आर्मी, मेरा ख्याल है, एग्जैक्टली लेकर आई कि गिव हिम द अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद जब उन्होंने कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर, और उसकी गुफ्तगू, लच्चर गुफ्तगू, उसकी लच्चर गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुनी, कौन सा आर्मी का जनरल है या कौन सा आर्मी का ब्रिगेडियर है जो टॉलरेट कर सकता हो कि यार दिस इज व्हाट इमरान खान, इसकी रियलिटी ये है। यानी इस दर्जा बाजारी घटिया गुफ्तगू। सो इस वक्त जो सूरत हाल है, खबर साहब, आपने प्रेसिडेंट साहब का जिक्र किया, आरिफ अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब, यानी हंसी आती है कि इस आदमी को लोग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। आई मीन अगर ये बोलता है तो आप कहते हो वाह वाह वाह, कमाल बोलता है यार, कमाल बोलता है। और फिर कुरान और हदीस, वो अगले दिन ही मैं सुन रहा था, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो वो ऐसे करते हैं और ऐसे, कुरान करीम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला कुरान में ही मौजूद है, यदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी से बहुत से लोग गुमराहियों का रास्ता अपनाते हैं, और इसी प्रिंसिपल के जरिए से बहुत से लोग हिदायत भी पाते हैं, गाइडेंस पाते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है कुरान से। इंस्पिरेशन जिसको हिदायत कहते हैं, उनको भी मिलती है, और नहीं मिलती किसको? एक कसीर तादाद है लोगों की जो कहते हैं अन्ने दे अन्ने रह जाते ने इस कुरान नू पढ़ के। सो ये बही लफ्ज़ जो है ना कुरान में, ये इस बारे में मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि बही लफ्ज़ बेशतर मकामात पे कुरान करीम में इसी आइडियोलॉजी, इसी कुरान के बारे में है। रिज़्क़ की मसावी तकसीम, अल्लाह का कानून, अल्लाह की ज़मीन, जिसे अल कुरान कहते हैं। ये प्रोक्लेमेशन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, कहा इसी प्रोक्लेमेशन,
इसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से यदिल्लु बही कसीरम व यहदी बही कसीरा, ये बहुत से लोग गुमराह। तो हमारे आरिफ अलवी साहब, अब आप तमाशा देखें, तमाशा देखें, उनका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वकार अहमद नाम है, वो उसको कहते हैं मैंने उसको डिसमिस कर दिया। वो कहता है मैं जाना ही नहीं, तेरे पास इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने आगे से कहा कि जी हुमैरा अहमद नाम की एक औरत है, उसको नॉमिनेट मैं कर रहा हूं अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर। हुमैरा अहमद वो सिविल सर्वेंट है 21वें 22वें ग्रेड की, वो कहती है मैं जाना ही नहीं। आई डोंट नो, इस तरह के आदमी के साथ मेरा मतलब है कि कौन काम करेगा। वो तो एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं उसने शो किया, उसने एक सियासी पार्टी का एक कारकुन अपने आप को जाहिर किया। इससे पैस में माजी में भी उसकी ऐसी एग्जांपल मिलती हैं कि उसने सीरियन जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए काम किया और इमरान खान के लिए काम किया। सर बात यह है कि उमर बंदियाल साहब ने पिछले दिनों जो हमारे चीफ जस्टिस है चले जाएंगे, उन्होंने इमरान खान को जेल में उनका अहवाल पूछा कि वो किस हालत में है और उसकी पूरी रिपोर्ट जो दे दी जाए। लेकिन सर ये कैसा कानून है कि जब नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जेल भेजा गया, जब वो लंदन से वापस आए थे, तो उनको पहली रात जो है वो जमीन पे सोना पड़ा। ये आई मीन फैक्ट बात है। तो सर ये मेरा मतलब है कि इस तरह का ये सलूक होना और एक चीफ जस्टिस जो है इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है कि जिस तरह के रूल्स है, द बेस्ट आई मीन फैसिलिटी यू शुड प्रोवाइड टू द ऑल इनमेट्स। उसमें तो ये नहीं कि एक चीफ जस्टिस आके पूछे भाई उसको व्हाट दोस आर स्पेशल अबाउट दीज पीपल, कि अगर एक बंदा एक मुजरिम जो है वो चोरी करता है और उसको चोरी के केस में उसको जेल दे दिया जाता है और फिर वो ये मुतालबा करता है कि जी मुझे बी क्लास मिले या ए क्लास मिले या ए कंडीशन लगा दिया जाए, तो ये एक जो आम जो दूसरे पाकिस्तानी शहरी हैं उनके लिए एक ज्यादती की बात नहीं। बहुत तो ये उन्होंने भी किया देखिए, पाकिस्तान के अंदर प्रिजन रिफॉर्म्स की बहुत शदीद ज़रूरत है और अमेरिका के अंदर प्रिजन रिफॉर्म्स हुई हैं। मेरी आंखों के सामने कैलिफोर्निया के प्रिजन सिस्टम की रिफॉर्म्स को ना सिर्फ ये कि मैंने देखा, मैंने लीड किया। ये प्रिजन्स के अंदर जो उनकी हस्पतालों की जो पॉलिसीज़ हैं कैलिफोर्निया के प्रिजन की, वो खावर साहब मुझे बड़ा फ़ख्र है, नाइला एंड आई, माई वाइफ एंड आई, वी रोट दोज पॉलिसीज़, हमने लिखी हैं वो पॉलिसीज़। सो ये जो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स हैं कि शर्फ इंसानी को पेश नज़र रखते हुए हर इनमेट को राइट है, यानी मिसाल के तौर पे मैंने एक पॉलिसी बनाई थी कि एक कैदी जो है अगर वो तकलीफ़ का शिकायत करता है और उसको बताता है किसी भी कस्टडी ऑफिसर को जो वहाँ पर हमारे खड़े होते हैं, सुपरवाइज करते हैं इन कैदियों को, अगर वो बताता है उस चीज़ को 602 कहते हैं कि वो एक कागज़ के ऊपर लिखता है, वो फिर वर्का जो है डॉक्टरों के पास जाता है। मैंने रूल बनाया था कि मेरा कोई डॉक्टर उस 602 के खाने को जो भी थैला आता है उसको पढ़े बगैर घर ना जाए, और डॉक्टर लोग चले जाते थे। ऑनेस्ट टू गॉड आखिर में मैं चीफ के तौर पे देखता था कि डॉक्टरों ने इन मरीजों को नहीं देखा और छोड़ के चले गए। मैं हर सेल में जाता था और हमारा जो प्रिजन है कर्न वैली स्टेट प्रिजन, वो तो कुछ मुरब्बा हैं, कुछ यानी इतनी ज़मीन है जिसमें फैला। आई वुड गो टू एवरी प्रिजन टू लिसन। सो बात जो मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर सीरियसली प्रिजन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये जो अंग्रेज़ के ज़माने के कवानीन है, ए ग्रेड बी ग्रेड, इसको ये दिया वो दिया, अमेरिका के अंदर भी ये कुछ ऐसा है कि जो सॉफ्ट किस्म के क्राइम्स हैं, आपको याद होगा शायद मार्था स्टुअर्ट नाम था उसका, जिसने टीवी शो वाली थी ना। जी। सो इन सब को जब सजाएं मिलती हैं तो दे गो टू द प्रिजन, दे सर्व देयर टर्म और हर शख्स को बड़े ऑनरेबल अंदाज में प्रिजन टर्म मिलती है, प्रोवाइडेड दे आर कंप्लायंट विद द प्रिजन लॉज। जिस वक्त कैदी आता है हमारे पास, हमारी एक प्रिजन्स के अंदर कैलिफोर्निया में 2 बड़े प्रिजन्स हैं यहाँ, जिसको एक तो वास्को स्टेट प्रिजन है, दूसरा कर्न वैली स्टेट प्रिजन, नॉर्थ कर्न स्टेट प्रिजन। यहाँ पे एक चीज़ है जिसको रिसेप्शन सेंटर कहते हैं। वहाँ पे कैदी को आते वक्त उसको उसका लिबास, राश खराश सारा कुछ मिलता है।
नहाने का बंदोबस्त, साबुन शाबुन सब मिलता है, लेकिन एट दैट पॉइंट उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इफ़ यू डोंट अबाइड बाय द लॉज ऑफ द प्रिजन, यू विल गो टू एड सैग। और सार्जेंट जिस तरीके से उनके साथ गुफ्तगू करता है वो भी एक अपनी ही जुबान है, तो वो जुबान जो है, उस जुबान के साथ वो ऐसा नहीं कि वो गाली दे के बात करता है, लेकिन जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन अंदाज में बात करता है। और किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। फिर कैदियों का बाकायदा मुआयना होता है आते वक्त, यानी कई कैदी कैद से आते वक्त, किसी और जगह से आते वक्त अपनी पकाने वाली जगह के अंदर कोई चीज़ शार्प, कोई चाकू, कोई छुरी ऐसी, तो सबको उल्टा करके उनको कहा जाता है खांसो, ज़ोर ज़ोर से खांसो। हर एक की दुबर का मुआयना होता है कि वो खांसता है, वो यानी उसमें उल्टे सारे कैदी 25-30, फिर हमारा कस्टडी ऑफिसर पीछे से जाके उसको कहता है खांसो खांसो, वो खांसी करता है, उसके बाद देखते हैं। सो ये प्रिजन के अंदर, पाकिस्तान के प्रिजन सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मेरे लाहौर में, खबर साहब, मेरा जो घर है डिफेंस में लाहौर में, मेरे घर के सामने हमसाए थे, तो मुझे तो नहीं पता था, मैं गया पाकिस्तान से गया तो उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान के आईजी हैं, प्रिजन के चीफ हैं। तो मैं फिर उनको मिलने चला गया, नेबर थे, उनका घर है, आज भी है मौजूद। तो मैं बाहर खड़े थे, वो मैं भी गया, सलाम वलाम की। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने ऐसे ही सवाल किया कि मैंने कहा प्रिजन्स के इंचार्ज हैं या जेल के? तो वो कहता है इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? He did not know the difference between a jail and a prison. I had to educate him कि जेल उसे कहते हैं कि जब तक किसी का मुकदमा चल रहा हो, he is in jail, और वो वहां से चला जाता है अपनी मुकदमा भुगतता है, और जब वो सेंटेंस उसको मिल जाता है देन ही सर्व्स द टाइम इन अ प्रिजन। हाँ, तो ये बेसिक एजुकेशन भी नहीं है हमारी कौम के पास, तो वो अंग्रेज का बनाया हुआ जहालती निज़ाम है और उसी को चलाया जा रहा है। पाकिस्तान नीड्स मेजर रिफॉर्म्स। इसीलिए मैंने कहा था ये जो हमारे आर्मी के चीफ हैं कि थोड़ा सा आप पाकिस्तान पे, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मैंने अपने आप को देंगे इसको हालात तो वाकया तो जैसे इनके रास्ते में, चीफ साहब के रास्ते में रोड़े हर कदम पे अटकाए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप सब चीजें? देखिए, द वे आई लुक एट इट इज, आसिम मुनीर साहब को ही हैज टू लर्न दिस लेसन कि अमेरिकन हों या कोई भी और फॉरेन पावर इसमें इन्वॉल्व है, ये इसका कंडा निकाल देगी। ये इतनी पावरफुल यहूदी लॉबी है, यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि डोनाल्ड ब्लूम, यूएस एम्बेसडर, मिलने गया है सिकंदर सुल्तान राजा को, जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर है। आपने यहाँ कभी सुना है कि कोई जाकर मिले अमेरिका के इलेक्शन कमिश्नर से? कोई दुनिया का कोई एम्बेसडर? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी या जो नाम नेहाद हमारे पास ये आइडिया चल रहा है कि पाकिस्तान हम आज़ाद हैं और हम कोई गुलाम है, यानी खबर साहब, आई वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम कोई गुलाम है। ये जिन्ना साहब को नहीं सूझा उस वक्त कहना, जिस वक्त कश्मीर उनको नहीं मिला, कि हम कोई गुलाम है, हमें तो पाकिस्तान नहीं ऐसा चाहिए, वी वांट कश्मीर भी हो, ये भी हो। तो बेसिकली दिस वाज अ फार्स, ये एक ड्रामा है आज़ादी के नाम पे। हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की है, इंडिया इज द फ्री कंट्री। इंडिया और इंडियन लीडरशिप ने ईमान किस चीज को बनाया? वही ईमान, यानी उस जमाने में दूसरी सुपर पावर कौन सी थी? रशिया था, सोवियत यूनियन था। तो आज जब ये लैंड किया है इंडिया का रॉकेट चांद पर, मुझे मोहम्मद रफ़ी का वो गाना याद आ रहा है जिसमें वो गाना है बड़ा मशहूर, आपने भी सुना होगा, जट कुड़ियां तो डरदा मारा, सुना है आपने? ते मोंडे उत्ते डांग रखदा। उसमें मोहम्मद रफ़ी का एक मुंह से बड़ा खूबसूरत एक मिसरा है, तेनू चन्न दी मैं सैर करावा,
तेनू चन्न दी मैं सैर करावा नी रूस दे राकट ते, नी रूस दे राकट ते। सो उस जमाने की आप सोचिए, ये 1958 का जमाना है जब ये गीत आया। उस वक्त इंडिया बात कर रहा है तेनू चन्न दी मैं सैर करावा। आपके यहाँ तस्वुर ही कोई नहीं। वो पाकिस्तान में एक नशा मिलता था, मुझे अभी भी याद है, पान की दुकानों के ऊपर एक नशा मिलता था, उसका नाम था चांद गाड़ी। और नशा करने तो बाद बंदा कहता किथे में, कहता उड्डी जा रहे हैं किथे, क्या जी बात चांद ते पहुंच गया जे। और फिर वो एक ड्रामा भी पाकिस्तान ने बनाया था, मैंने भी उसमें काम किया था। हाँ, वो नहीं, वो ड्रामा में नाम भूल रहा हूँ, चांद के सफर के ऊपर कुछ लोग जाते हैं, उनका लिखा हुआ खेल था, सूफी निसार का, सूफी तबस्सुम साहब के बेटे थे उस, तो स्टेज का प्ले था। तो उसमें वो चांद के ऊपर पहुंच जाता है, तो खावर साहब वो चांद ते पहुंच जाता है बंदा इंज ही, ते ओ ढेर सारे लोग हैं सारे जो चांद पे इसी सूटे को लगा कर पहुंचे हुए हैं। तो वो उसमें एक आदमी वो सुक्का सा एक पहलवान है, तो वो उधर चांद पे सफर पे जा रहे हैं सारे, तो वो कह रहा है ओए साडी मां ने आख्या सी, साडी मां ने आख्या सी कि लीर मामजा मंदी तेरे नाल बननिया जदों चन्न ते जाए ते खरात कर दई, ते ए जेड़ी मेरे डोले नाल लीड़ बजी दी है ना, इस लीड़ दे उत्ते जो पैसे ने तू ले ले। तो एक दूसरा आदमी आकर उसको कहता है पहलवान जी लीड़ ते नजर आन रही है, डोला किथे वे। तो ये कॉमेडी हमारे यहाँ चांद के सफर। मैं देखिए जी, मैं जंपर लाहौर दी हां, तुसी तुहाडी वजह करके मैं पंजाबी उर्दू बोल लेना, मैं ते बंगाली भी बड़ी ओरिजिनल डायलैक्ट च बोलना वा, मैं अरबी एवें ना करया करो, है ते पिछों साडे पिंड दे तुसी सियालकोट दे, एवें लाहौर दे बन बहंदे भी तुहाडा एक्सेंट ही सियालकोट ही है। आहो जी पक्की गल है, ते असीं सियालकोट देखो जी साडे अंदरों ए जदों मैं घर दे विच कोई काम करन लगना वा और बड़ी शिद्दत नाल और जिंज मैनूं गुस्सा आंदा है, ते मैं कहना मैं उठ के इट मार के आनी है, ते मेरी घर वाली हाली भी कहती है तेरे अंदरों हाली सियालकोट नहीं निकलिया। नहीं निकलिया, बिल्कुल वो निकलेगा भी नहीं जी, साडे चों नहीं निकलिया अजे तक। आहो बिल्कुल, और निकलना भी नहीं चाहिए जी। वी आर वेरी, सानू बड़ा फखर है जी इस ते अपनी धरती ते, और जेड़े असी लोग हाँ उस धरती दे, we are extremely proud of this. So basically आज दे प्रोग्राम दे विच खावर साहब we talked very good things about पहली ते हिंदुस्तान दे बारे च गल कीती, मुबारक दी खबर, और we take pride in this है कि भारत जो है किस अंदाज से नींद से जागा, और एक मुसलमान कौम है जो अभी तक उन लोगों के पीछे लगी हुई है जिन्होंने झूठा एक मजहब काल अल्लाह काल रसूल काल अबी हुरैरा ये क्रिएट किया हुआ है, जो आप पर मुसल्लत है कि हर वक्त जब आप अक्ल की कोई बात करने लगते हो, कोई ना कोई अबू हुरैरा आपका रास्ता रोक देता है। यानी जिंदों का रास्ता मुर्दे रोक रहे हैं, जिंदों की जिंदगी के बारे में मुर्दे फैसला कर रहे हैं कि इस मामले में बुखारी शरीफ में ये लिखा है, वैसे अबू दाऊद को भी पढ़ लें आप। यानी दिस इज द लिमिटेड मेंटालिटी ऑफ दिस नेशन। मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक शिया घर से ताल्लुक रखता हूं, जो जहालत हमारे इमाम बाड़ों में प्रीच की जाती है कुछ पूछिए मत। सो बेसिकली बात यह है कि फख्र करो, और हिंदुस्तान के बारे में जो बात अभी कही भी जा रही है वो ये है कि इंडियंस डिड नॉट वांट यू गाइस टू बी विद देम। उन्होंने कहा जी ये जो जिनकी आंखें गुद्दी में लगी हुई है ना, दुनिया अगे वेख दी है पिछे वेख देने, पिछले कहानियां, और वो भी टोटली फैब्रिकेटेड झूठी कहानियां। उन कहानियों को जिन्होंने तारीख बनाया हुआ है, इन अंधी कौम को जिनकी 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 आंख जो है गुद्दी में लगी हुई है, जहन्नमी कौम, इनको रद्द किया। ये जो हमारे यहाँ एक नोशन है ना कि जी इंडिया पाकिस्तान को ले लेगा और हड़प कर लेगा और गलबा करना चाहता है, यार
उल्टी जो आप क्या करते हो उसको कोई वापस नहीं लेना चाहता। उन्होंने तो इसको क्या करके बाहर निकाला था इस कौम को। दिस इज द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। सो हमें इस पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है। ये जो मेरी तय, और ये नहीं बन सकता सुल्तानी निज़ाम के बगैर। सुल्तानी निज़ाम के ज़रिए से, और यही वो मोहम्मदी निज़ाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एनफोर्स किया था सेकुलरिज्म, अल फुरकान को एनफोर्स किया था। ये जो अल फुरकान के अनजला जिक्र है कुरान में मुतअद्दिद बार, और उन्होंने उन कवानीन को एनफोर्स किया जो नए कवानीन दिए थे। हमने तो बना दिया वो नाजल हो गया। सो बेसिकली ये कवानीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एनफोर्स किए, उन्हीं कवानीन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एनफोर्स किया, उन्हीं से मिलते जुलते कवानीन। और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश करते हुए मैं ये जुमला अर्ज करूंगा कि जहां जहां आपको कोई कौम तरक्की करती हुई नजर आए, ख्वाह वो हिंदुस्तान हो, ख्वाह वो अमेरिका हो, ख्वाह वो इसराइल हो, आपको नजर आएगा कि ये कौम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानात को आंखों से लगाए हुए आगे चल रही है, बढ़ती जा रही है। सवैयन अला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे चलती जा रही है। और ये है आज की बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज की बात बड़ी एक प्रोग्रेसिव रही और हमने बहुत से रहनुमाई ली आपसे बहुत से टॉपिक के, खास तौर पे ईवान सदर में जो कुछ साजिशें हो रही थी या वो एक एक्ट कर रहे थे एज ए पार्टी कारकुन का, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी और डिग्निटी जो है ईवान सदर की एक अपनी होती है। उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो इस पाकिस्तान के सदर है, ना कि उनका किसी सियासी पार्टी के साथ कोई तल्लक है। बरकत ये है कि होपफुली कि ये इलेक्शन जो है जिसके लिए जो हमारी असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है और इसको 90 डेज में होने चाहिए, लेकिन कुछ जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो जो मर्दमशुमारी में आ रही हैं, अगर उसकी वजह से कोई थोड़ा बहुत डिले है, नॉट टू मच, पर लेकिन जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो भी जाती है, तो आई मीन दैट वुड नॉट ए बिग डील फॉर दैट। तो उसको करके इस मुल्क को सही राह रास्त पे लेके आए, इसको ट्रैक पे लेके जाए। पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मसला जो है पॉवर्टी का है। हमें कई करोड़ जो हैं ये चंद पिछले अरसे में पॉवर्टी की लकीर से भी नीचे लोग जो आ गए। इस वक्त महंगाई जो है सबसे बड़ा इशू है। इस वक्त जो है एक वक्त की रोटी गरीब आदमी के पेट में जाना बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है। हमें तो जो उस पे देना है, हमें जंग करनी है, पॉवर्टी पे करना है, हमें जंग करनी है, फंडामेंटल राइट्स पे हमें बात करनी है, हमने जो पाकिस्तान के जो शहरी हकूक की बात करनी है, हमने उनकी रोटी के लिए आज तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है बहुत सी फैमिलीज के लिए कि एक वक्त की रोटी जो है अपने बच्चों को दे सके। तो उसके लिए जंग लड़नी है, हमने अपनी मईशत को सही करना है। तो हम इस तरह की फजूलियात में जो सदर साहब फरमा रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं कि उसको कर दिया तो उसको कर दिया, उमर बदयाल जो इस पाकिस्तान को ख़त्म करने के दरपे भी है, डिफरेंट किस्म के जो उनके जो डिसीजन जो है इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, उनसे हमने निजात हासिल करनी है। तो हमने जंग जो है गुर्बत के खिलाफ करनी है, इस अवाम के लिए करनी है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिंदाबाद। और रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।